तो चलिए आज बात करते हैं शेरगढ़ की। हम 2023 के चुनाव नतीजों का एक पोस्टमार्टम करेंगे। पर यह मकसद किसी को सही या गलत ठहराना नहीं है। हमारा काम तो बस ये समझना है कि लोकतंत्र की मशीनरी आखिर चलती कैसे है, वोटर अपनी पसंद कैसे तय करता है। शेरगढ़ राजस्थान के जोधपुर संभाग की एक ऐसी विधानसभा सीट। ये धरती अपने स्वाभिमान और गौरव के लिए जानी जाती है, लेकिन ये संघर्ष की भी जमीन है और हमारी आज की राजनीतिक कहानी की शुरुआत ठीक यहीं से होती है। 25,044 इस नंबर को जरा ध्यान से देखिए। ये 2023 के चुनाव में बीजेपी की जीत का अंतर है। अब ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये अपने आप में एक पूरी कहानी है, एक पहेली है जिसे हमें सुलझाना है। तो चलिए इन आंकड़ों को थोड़ा और खोलकर देखते हैं। बीजेपी को मिले 49.66% वोट, वहीं कांग्रेस को मिले 37.57%। तो जो 25,044 वोटों का अंतर हमने देखा, वो असल में लगभग 12% का एक बड़ा गैप है। और यकीन मानिए, चुनावी राजनीति में 12% का फासला जमीन हिला देने वाला होता है। तो फिर सवाल यह है कि इतना बड़ा 12% का घाटा, इसे कोई पार्टी कैसे पूरा कर सकती है? क्या यह संभव भी है? और बस यहीं से हमारा असल विश्लेषण शुरू होता है। अब हम समस्या की जड़ तक जाएंगे। किसी भी चुनाव का नतीजा समझने के लिए हमें जमीन की आवाज सुननी पड़ती है। और देखिए, शेरगढ़ की कहानी भी यहीं की गहरी चिंताओं से जुड़ी है। सिंचाई और पानी, खेती-बाड़ी का संकट, बेरोजगारी और पलायन, ये सारे मुद्दे हाई इम्पैक्ट यानी सबसे गंभीर श्रेणी में थे। ये हवाई बातें नहीं, ये वो परेशानियां हैं जो नतीजों को तय करती हैं। पानी, रोजगार, अस्तित्व, ये सिर्फ 3 शब्द नहीं हैं। ये कोई पॉलिसी डिबेट के मुद्दे नहीं हैं। शेरगढ़ के लोगों के लिए ये रोजमर्रा की जिंदगी और अपनी बका यानी सर्वाइवल की लड़ाई है। और यही वो भावनाएं हैं जो हर एक रोड के पीछे छिपी होती हैं। अब जरा इस बड़े उलटफेर पर नजर डालिए। 2018 को याद कीजिए, तब कांग्रेस को मिले थे लगभग 51% वोट और बीजेपी को 38%। अब आइए 2023 पर, समीकरण पूरी तरह से 180 डिग्री घूम गया। जीत का अंतर तो देखिए, लगभग उतना ही है, लेकिन पार्टियां अपनी जगह बदल चुकी हैं। जो जीता था वो हार गया और जो हारा था वो जीत गया। और अगर आपको लगता है कि ये उलटफेर पहली बार हुआ है, तो आप गलत हैं। जरा पिछले 7 चुनावों के इस डेटा पर नजर डालिए। एक पैटर्न बिल्कुल साफ नजर आता है। शेरगढ़ एक क्लासिक स्विंग सीट है, मतलब यहां की जनता किसी एक पार्टी से बंद कर नहीं रहती। वो हर चुनाव में हवा का रुख देखती है और उसी के साथ नतीजे भी बदल जाते हैं। तो चलिए अब इस नतीजे की बनावट को समझते हैं, इसकी एनाटॉमी को देखते हैं। और एक बात साफ कर दूं, हमारा ध्यान किसी व्यक्ति या उम्मीदवार पर नहीं है। हमारा फोकस उन सिस्टम्स पर है, उन व्यवस्थाओं पर है जिन्होंने इस चुनावी नतीजे को शक्ल दी। तो इस नतीजे के पीछे कौन सी ताकतें काम कर रही थीं? देखिए, 3 मुख्य कारण सामने आते हैं। पहला, संगठनिक क्षमता। दूसरा, नैरेटिव पर कंट्रोल, यानी किसकी कहानी में दम था। और तीसरा, सामाजिक गठबंधन। बीजेपी की स्वाभिमान रैली को ही ले लीजिए। ये एक मजबूत संगठन का बेहतरीन उदाहरण थी, जिसने स्थानीय अस्मिता का एक ताकतवर नैरेटिव बनाया। वहीं दूसरी तरफ वोटों का बंटवारा ये बताता है कि एक मजबूत सोशल कोएलिशन बनाने में कितनी बड़ी चुनौती थी। शेरगढ़ का सामाजिक गणित या कहिए सोशल फैब्रिक काफी जटिल है। यहां लगभग 18% अनुसूचित जाति हैं, 6% अनुसूचित जनजाति और बाकी 76% में ओबीसी और सामान्य वर्ग के लोग आते हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि कोई भी एक समुदाय अपने दम पर चुनाव नहीं जिता सकता। यहां जीतने के लिए एक सधा हुआ, एक विजयी सामाजिक गठबंधन बनाना एक बेहद नाजुक और जरूरी कला है। और यहीं पर एक बहुत अहम बात याद रखनी चाहिए। राजनीतिक संवाद और लामबंदी की प्रक्रिया में हर एक व्यक्ति की गरिमा सबसे ऊपर होनी चाहिए। सहमति और निजता यानी प्राइवेसी सर्वोपरि है। ये सिर्फ एक नैतिक बात नहीं, बल्कि हमारे संवैधानिक मूल्यों की नींव है, जिसका हम सबको सम्मान करना चाहिए। तो ठीक है, हमने हार के कारणों को तो समझ लिया, लेकिन अब सवाल यह है कि आगे का रास्ता क्या है। तो अब हम बात करेंगे वापसी के ब्लूप्रिंट की। ये एक अनुशासित 4 स्तंभों वाली रणनीति का खाका है। तो ये 4 स्तंभ क्या हैं? पहला, संगठन को फिर से मजबूत करना। दूसरा, एक ऐसी कहानी, एक ऐसा नैरेटिव बनाना जो सीधे लोगों के दिलों को छुए। तीसरा, सही रणनीतिक गठबंधन बनाना। और चौथा, हर वोटर तक एक एक करके पहुंचना। देखिए रास्ता बड़े बड़े वादों से नहीं, बल्कि जमीनी स्तर पर धैर्य के साथ किए गए काम से ही निकलेगा।
और वो नैरेटिव क्या होगा जो लोगों से जुड़ेगा? उसका केंद्र होना चाहिए पानी, खेती और कमाई। सीधा, सरल और सटीक, क्योंकि अभियान का संदेश सीधे सीधे मतदाताओं की असली परेशानियों से जुड़ना चाहिए। उम्मीदवार को एक जनता के सुधारक के तौर पर पेश करना होगा, जो सिर्फ समस्याएं नहीं, समाधान लेकर आया है। अब इस रणनीति के कुछ ठोस उदाहरण भी देख लीजिए। बूथ कमेटियों को फिर से जिंदा और मजबूत करना, भारत आदिवासी पार्टी बीएपी जैसी पार्टियों के साथ गठबंधन के रास्ते खोजना, हर गांव के स्तर पर व्हाट्सएप ग्रुप्स का इस्तेमाल करके सही संदेश पहुंचाना। देखिए, आज के जमाने में जीत के लिए पारंपरिक जमीनी काम और आधुनिक डिजिटल तरीकों का तालमेल बिठाना बहुत जरूरी है। और इस पूरी रणनीति को चरणों में लागू करना होगा। एक 90 दिन के प्लान की तरह सोचिए। पहले चरण में, यानी 90 दिन पहले, लोगों के बीच जाकर उनकी सुनना और गठबंधन बनाना। फिर 60 दिन पहले खास मुद्दों पर केंद्रित अभियान चलाना, और अंत में वोटिंग के दिन पूरी ताकत लगाकर अपने वोटरों को बूथ तक पहुंचाना। यह एक लगातार चलने वाला लंबा प्रयास है, कोई आखिरी मिनट की हड़बड़ी नहीं। पर एक मिनट, कहानी चुनाव जीतने पर खत्म नहीं होती, बल्कि असली कहानी तो वहां से शुरू होती है। ये सफर है वादों को सबूत में बदलने का। ये है असली गवर्नेंस। यहां एक और बुनियादी सिद्धांत को याद रखना बेहद जरूरी है। मतदाता कोई टारगेट नहीं है, मतदाता मालिक है। और ये एक पवित्र विश्वास है। इस विश्वास को बनाए रखने के लिए मतदाताओं के डेटा को भारत के कानूनी ढांचे के तहत पूरी गोपनीयता और सम्मान के साथ संभालना एक बड़ी जिम्मेदारी है। याद रखिए, विश्वास सिर्फ प्रामाणिक और लगातार काम करने से ही जीता जा सकता है। तो आखिर में हम एक सवाल पर आके रुकते हैं। क्या एक ऐसी राजनीति जिसकी जड़ें जमीन की जरूरतों में हों, पानी की तलाश में, फसल के दाम में, एक नौकरी की उम्मीद में, क्या ऐसी राजनीति जनता और उनके नेताओं के बीच के उस नाजुक भरोसे को फिर से बना सकती है जो कहीं खो गया है? इस पर सोचने की जरूरत है।